नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला का ये 13वां चैप्टर है CDP प्रैक्टिस का, जो कि आपके लिए UPTT, CTET, KBS, DSSB, रीट, सुपर टेट एंड ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग से संबंधित समस्त टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों आपसे कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखते हैं। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी डी देखते हैं। डी क्या है दोस्तों? डी है ऑप्शन नंबर डी, शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, अभिकथन। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल सही है। आइए कारण देखते हैं। कारण आर, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों, आर भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल सही दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? किस अवधि के लक्षण दोस्तों, देखते हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 का शैशवावस्था है नहीं दोस्तों, प्रारंभिक बचपन ये भी नहीं है, किशोरावस्था ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मध्य बचपन। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य बचपन। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं? क्या है दोस्तों? किताबें और पत्रिकाएं, बिल्कुल सही है दोस्तों। निकट परिवार, बिल्कुल गलत दोस्तों। निकट परिवार कभी द्वितीयक नहीं, प्राथमिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है मीडिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्कूल भी सेकेंडरी है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का 1, 3, 4। 1, 3, 4 देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में 3, 4 गलत हो जाएगा, 2, 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर
1 3 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 3 और 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। डी में भी दोस्तों डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 3 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? क्या है दोस्तों? पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए संतुलन, ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक प्रसारण। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संतुलन हो नहीं सकता दोस्तों, बिल्कुल गलत। अनुकूलन ये भी नहीं है दोस्तों। सामाजिक प्रसारण ये भी नहीं है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उनकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए संवेदी चालक अवस्था, मानसिक प्रहस्तन से जूझना। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। ए संवेदी चालक अवस्था, मानसिक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी डी देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का डी देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है बच्चे का अपने आप से बात करना डैश है। क्या है दोस्तों? बच्चे का अपने आप से बात करना डैश है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए उनके अहंकेंद्रितवाद का घोतक। ऑप्शन नंबर बी है उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है। बाधा तो डाल नहीं सकता दोस्तों। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में देख लीजिएगा दोस्तों क्या है। ए और बी में कोई एक सही है। उनके अहम केंद्रितवाद का घोतक है, ये जीन पियाजे कहते हैं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे क्योंकि हमारे लिए
बच्चे का अपने आप से बात करना, यानी कि सीधी सीधी बात है, प्राइवेट स्पीच की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों ऑप्शन हमारा। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। क्या है दोस्तों प्रश्न नंबर 8? प्रश्न नंबर 8 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। प्रश्न दोबारा देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। क्या है दोस्तों? 1 मानचित्र, 2 भाषा, 3 कैलकुलेटर, 4 स्कीमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों, 1 मानचित्र बिल्कुल सही है दोस्तों, भाषा ये भी सही है दोस्तों, कैलकुलेटर ये भी सही है, स्कीमा ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 देखते हैं, ए में 2 4 गलत हो जाएगा दोस्तों, बी में 1 3 ये भी गलत हो जाएगा, सी में 1 2 3 1 2 3 यही चाहिए हमारे लिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी फिर भी देखते हैं, 1 2 3 4 नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9 दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? किस पे ध्यान देना है दोस्तों? हमें नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। किस पे ध्यान देना है? नहीं पे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इनाम और दंड का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। ये तो सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है, सहकारी शिक्षा प्रयोग। ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। ये भी सही है, इसीलिए गलत हो गया। एक ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, इनाम और दंड का उपयोग, तो यही गलत है, इसीलिए सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनाम और दंड का उपयोग। इसकी वकालत लेव वाइगोत्स्की कभी नहीं करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं दर्शाता है? किसे नहीं दर्शाता है? बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं दर्शाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 10 का ये हो जाएगा, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। ये तो सही है दोस्तों। पूछ रहे हैं नहीं, हमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। प्रश्न नंबर 10 का बी, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों।
ये तो सही है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए सही है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए डी भी देखते हैं दोस्तों, शायद इससे अच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे जो कर रहे हैं उनमें तल्लीन है, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है 10 का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, क्या है देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है। आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पारस्परिकता की समझ। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अधिकार का डर और सजा से बचना। ऑप्शन नंबर सी है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है, तो पारस्परिकता की समझ ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिकार का डर और सजा से बचना ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत हो जाएगा दोस्तों और दूसरा भी गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भी गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तीसरा सी देखते हैं दोस्तों, ए गलत बी गलत। सी देखते हैं दोस्तों, सी क्या है। सी है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का। सी देखते हैं दोस्तों, ए गलत हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। और एक ही प्रश्न ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। गलत दोस्तों, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों 12 का। तब भी सी और डी देखते हैं। बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13। क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों, क्या है। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर
चर्चा करने से क्या है दोस्तों, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी है जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, ए जेंडर भेदभाव को बढ़ावा, नहीं दोस्तों गलत। जेंडर पक्षपात सुदृढ़, ये भी नहीं, गलत दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14। सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 एक सेकंड दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए। प्रश्न द्वारा देखते हैं दोस्तों क्या है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक को डैश का पालन करना चाहिए। क्या है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, योगात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मानकीकृत पाठ्यक्रम, बिल्कुल गलत। पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी डी देखते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, प्रश्न नंबर 14 का सही है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 दोस्तों क्या है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए नोट नहीं पूछा है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 का ए तो बिल्कुल सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों। बी देखते हैं दोस्तों, बी क्या है, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। यही गलत है दोस्तों, इसीलिए सही है दोस्तों। तब भी सी और डी देखते हैं, शायद इससे अच्छा और आंसर मिल जाए हमें। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ए की ही ऑप्शन गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, शिक्षा में
समावेशन का तात्पर्य है कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सही ये है दोस्तों, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन नहीं, स्वयं के अनुसार समायोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों 16 का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। तब भी डी देखते हैं दोस्तों, विकलांग छात्र, विकलांग, ये दोस्तों विकलांग शब्द बिल्कुल गलत है, इसकी जगह दिव्यांग कर लेना। दिव्यांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों डी भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या है देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोबारा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती हैं। गतिमान दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, गुणज वैकल्य या वैफल्य, पठन वैकल्य या वैफल्य। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का, प्रश्न नंबर 17 का गतिमान दिव्यांगता, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। श्रवण बाधिता, ये भी गलत दोस्तों। और गुणज वैफल्य, ये गणित संबंधी विकार है दोस्तों। तो एक ही आंसर हो जाएगा सही इसका प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पठन वैकल्य या वैफल्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा दोस्तों, बाधा उत्पन्न करेगा। लचीला पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक सामग्री, शिक्षण केंद्रित शिक्षा शास्त्र, व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का, लचीला पाठ्यक्रम। ये तो सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाएगा। गैर प्रासंगिक सामग्री यही सही है, क्योंकि यही गलत है, इसीलिए सही हो जाएगा दोस्तों। तब भी सी और डी देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल सही, इसीलिए गलत। व्यापक मूल्यांकन, प्रत्येक क्षेत्र का मूल्यांकन करना होगा दोस्तों मान लिए, इसीलिए ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है प्रश्न नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर ए, गैर प्रासंगिक सामग्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। पढ़ते हैं क्या है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद
मिलेगी। प्रश्न है दोस्तों, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। देखते हैं दोस्तों क्या है। वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये क्या कह रहे हैं, समावेशन में मदद मिलेगी। ये है दोस्तों वाक्य बाधित वाले छात्र, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। दृष्टिबाधित छात्र, ये भी बिल्कुल सही। प्रतिभाशाली छात्र, ये भी सही दोस्तों। सृजनात्मक छात्र, ये भी सही दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा 1, ये नहीं दोस्तों, 2, 3 ये भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प सही हैं। 1, 2, 4 ये भी नहीं सही दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या है दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों थोड़ा प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। क्या है दोस्तों। ए, लेखन वैकल्य, बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिकाओं पर लेखन अनिवार्य करना, ये तो दोस्तों गलत है। बी है दोस्तों, देखते हैं बी क्या है। पठन वैकल्य, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना, ये भी गलत है दोस्तों। गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तब भी डी देखते हैं, शायद और अच्छा आंसर मिल जाए। दृष्टिबाधित संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल गलत। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। जो बच्चे चलने फिरने से असमर्थ हैं उनके लिए बिल्डिंग की निचली मंजिलों पर शिक्षण कार्य या जो भी व्यवस्था हो आपकी उसका प्रावधान करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों 20 प्रश्न थे दोस्तों आज के ये। दोस्तों आज की 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों ये जो सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ ये आपको ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों समय निकाल कर देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों इससे संबंधित अगर आपके कोई विचार हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अंत में दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों आपसे यही कहूँगा अंत में मैं कि हमारे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।